Assalamualaikum. My name is Hira Ahmed Bhatt and you are listening me from the platform of Learners Academy by P Approach. मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी कोर्स कोड 502 लेसन 48 साइकोलॉजी इन द 21st सेंचुरी। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे कंज्यूमर साइकोलॉजी एंड हेल्थ साइकोलॉजी। कंज्यूमर साइकोलॉजी क्या होती है? कंज्यूमर साइकोलॉजी एक अलग फील्ड के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसका मेन पर्पस या मेन एजेंडा जो था वो मार्केटिंग टर्म्स के ऊपर रखा गया, कि हम एज अ कस्टमर जो चीज़ें सेल करते हैं परचेज़ करते हैं वो हम किन बेसिस पे करते हैं। हम लोगों का जो कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर है हमारे, उनको टारगेट किया गया था इस पे। In other words, this branch of psychology deals with the study the purchase behavior and habits of individual as consumer. हर इंसान के अलग अलग बिहेवियर होता है, हैबिट्स होती हैं अपना पैसा यूज़ करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है वो अपना जो भी पैसा है उसको यूज़ करता है ड्रेसेस के ऊपर। अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, उनको ड्रेसेस बहुत पसंद है। अब गर्ल्स में भी डिफरेंट है, कुछ को ड्रेसेस बहुत पसंद है, वो ड्रेसेस पे ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं। कुछ को शूज़ बहुत पसंद हैं, कुछ को मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हैं। अब मेकअप प्रोडक्ट्स में भी फर्दर रेंजेस आ जाती हैं। किसी को सिर्फ लिपस्टिक्स पसंद हैं, किसी को ब्लश ऑन सिर्फ पसंद हैं। इसी तरह अगर हम बॉयज़ की तरफ जाएँ तो बॉयज़ के भी फर्दर उनको सिर्फ ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी को पेंट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो सिर्फ उस साइड पे जाएंगे। किसी को ब्रांडेड सिर्फ चाहिए होते हैं, किसी को मिक्सचर चाहिए होता है। तो इसमें कंज्यूमर साइकोलॉजी में हमारा जो फोकस होता है वो हमारा कस्टमर के माइंडसेट के ऊपर होता है। अगर हम मार्केट जाते हैं, हमारी जो जिस ब्रांड की चीज़ हम यूज़ करते हैं या जो चीज़ हम शुरू से यूज़ करते आए हैं वो चीज़ नहीं होती, तो जो सेल मैन्स होते हैं या सेल वुमेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनका जो पर्पस होता है वो हमें डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें बता रही होती हैं। नहीं, आप ये भी ट्राई कर लें, आप ये भी ट्राई कर लें, ये भी ब्रांड अच्छा है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसके ये बेनिफिट्स हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, हमारा माइंड चेंज कर रहे होते हैं। टाइम के साथ साथ गुज़रते साथ ये एक इम्पोर्टेंट फील्ड बन गई, जिसकी वजह से इसको अलग ब्रांच के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया गया कंज्यूमर साइकोलॉजी को, कि हम किस तरह से कस्टमर्स के माइंडसेट को देखते हुए चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, एग्जांपल्स देख के आप लोगों को पूरा बात समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि इन शॉर्ट टर्म में आपको जल्दी से हर चीज़ क्लियर हो जाए। छोटे बच्चों को नहीं पता होता कि कौन सा सोप बेस्ट है, कौन सा सोप बेस्ट नहीं है। जो बड़े लेकर आएंगे वो सोप ठीक है, वो यूज़ करेंगे। अब सेफ गार्ड्स जो कार्टून्स हैं या डिटोल्स उन्होंने शुरू किया, लाइफ बॉय में जो उन्होंने बीच में कुछ उनके कार्टून्स टाइप की चीज़ें आई थी, वो सिर्फ इस वजह से था कि जब बच्चे वो चीज़ देखेंगे बच्चे उस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं। जब से मार्ट्स का सिस्टम स्टार्ट हुआ है तब से ये वाली चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं कि जब कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं तो छोटे बच्चे हमेशा साथ जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जब बच्चे साथ जाएंगे तो वो ज़िद करके वो चीज़ लेंगे जो उन्होंने टीवी में देखी थी या जो कमर्शियल में उन्होंने देखी थी, उसको वो चीज़ अट्रैक्ट की थी। अब हमारे कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है वो फैक्ट होता है दो फर्दर उन्होंने फेसेस बताए हैं कि दो फैक्टर्स के ज़रिए सब कैटेगरीज उन्होंने बताई हैं कि कंज्यूमर साइकोलॉजी में दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर बिहेवियर्स हमारे अफेक्ट होते हैं, कल्चर है और एक सब कल्चर है। अच्छा जी, अब कल्चर में क्या आ जाता है? कल्चर में आ जाता है जिस तरह से आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है कि पाकिस्तान कंट्री में मैकडोनल्ड्स एक ब्रांड है, उसका वर्ल्ड वाइड उसका नाम है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी जो फूड चेन है वो सिर्फ यूज़ करती है हलाल प्रोडक्ट्स यूज़ करती है। हमें पता नहीं वो कहती हैं या नहीं, लेकिन हम लोगों का माइंडसेट ये है क्योंकि वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, तो मैकडोनल्ड्स में जितने भी आइटम्स यूज़ होंगे वो सारे हलाल होंगे। तो कल्चरल फैक्टर्स इस तरह से हमें चीज़ों को अडॉप्ट करने में या चीज़ों को फेस करने में हमें हेल्पफुल करते हैं। कल्चरल फैक्टर्स किसी भी
मार्केट वैल्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये चीज़ हाईलाइट की थी कि जो जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस या इंडस्ट्रीज होती हैं, वो जिस एरिया में उनका सेटअप होता है, उस एरिया की, उस कंट्री की उनको चीज़ों का, उनकी वैल्यूज़ के, उनके एथिक्स, उनके मॉरल्स को हमें फेस करना पड़ता है। उनके मुताबिक हमें उन चीज़ों को बनाना पड़ता है। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे पाकिस्तान में, बहुत सी ऐसी चीज़ें बनती हैं जो सिर्फ हमारे पाकिस्तान के लिए नहीं बनती, वो यहाँ से बन के बाहर के मुल्कों में जाती हैं। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी बाहर के मुल्कों में बनती हैं जो उन लोगों के लिए नहीं बनती, वहाँ से बन के हमारे लिए आती हैं। इसमें किस चीज़ को पॉइंट आउट किया जाता है? कल्चर को, कि हर कल्चर की डिमांड अलग से होती है। अगर मैं बैक 4 to 5 ईयर्स का टाइम पीरियड देखूं, तो हमारे यहाँ पे स्लीवलेस ड्रेसेस पहनने का इतना ट्रेंड नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया और अब हमारे कल्चर में इस चीज़ को इतना बुरा नहीं समझा जाता। सबका जो फैक्टर्स कौन से होते हैं कि एक लार्जर कम्युनिटी है, उसके अंदर जो सब सेक्टर्स बने हुए हैं उनका कल्चर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। चारों सूबों में जो चीज़ होती है वो अलग तरह का, उनका रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना बिल्कुल अलग है। पंजाबियों का अलग है, पठान लोगों का अलग है, सिंधियों का अलग है, बलूचिस्तान का अलग है, और अगर हम गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे चले जाएं तो उनका बिल्कुल अलग तरह से है। तो सब कल्चर फैक्टर्स में ये वाली सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि अगर कोई सिंधी हैं तो हम सिंधियों को, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से मूव करके पंजाब वाली साइड से मूव करके आप सिंध वाली साइड पे जाते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो अजरक ही नज़र आएगी। हर डिज़ाइन में, हर ड्रेस डिज़ाइन में कुछ ना कुछ आपको अजरक का टच ज़रूर मिलेगा। इसी तरह से अगर आप दूसरी साइड पे पठानों वाली साइड पे आ जाएँ तो वहाँ पे शीशे वगैरह वाला, उनमें भी एक टिपिकल उनका टच होता है जो उनकी चीज़ों को इन्हेंस करता है, जो प्रोमिनेंट करता है उनकी कल्चर को। वो सारी चीज़ें हमें उसमें नज़र आती हैं। ये मैं बात पहले भी कर चुकी हूँ कि जो जितने भी कंज्यूमर साइकोलॉजी का इन्फ्लुएंस होता है वो हमारे सोशल ग्रुप्स के साथ साथ हमारे फेमिलियर फैक्टर्स पे भी होता है, जो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट कर रही होती हैं। अब हमारा सोशल ग्रुप क्या है? हमारे सोशल ग्रुप में फॉर एग्जांपल अगर हम चीज़ देखें, एक ग्रुप की बात करें, पठान कम्युनिटी में इतने स्लीवलेस ड्रेसेस पहनने का अभी नहीं, उस चीज़ की तरफ रुझान इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी अगर दूसरे पंजाबियों की साइड पे हैं तो पंजाबियों की तरफ इस चीज़ का रुझान थोड़ा सा बनिस्बत बाकी लोगों के ज़्यादा है। अगर हम सिटीज़ टू सिटीज़ की बात करें तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन साइड पे इनका रुझान ज़्यादा है कि लोग इजीली स्लीवलेस कपड़े, गर्ल्स और स्लीवलेस ड्रेसेस पहन के घूम सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें कंज्यूमर साइकोलॉजी में हमने फर्दर अगर हम इन चीज़ों को देखें तो हमें उन स्पेसिफिक सोशल ग्रुप्स को या उनको टारगेट इसमें करना पड़ता है, उनके बिहेवियर को टारगेट करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कितनी जल्दी अफेक्ट करती है और कितनी जल्दी अफेक्ट नहीं करती। उसके बाद हर इंसान का बिहेवियर जिस तरह से चेंज होता है, इसी तरह से उसकी चॉइसेस भी चेंज होती हैं। अब मेरी चॉइस अगर फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ब्लैक कलर के ड्रेसेस पसंद है तो किसी को सिर्फ येलो कलर के ड्रेसेस पसंद होंगे। अब जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ के ऊपर इंडस्ट्री काम करती है कंज्यूमर साइकोलॉजी में, उन्होंने हर चीज़ को देखते हुए चलना होता है। अगर आप कोई भी ड्रेस लॉन्च करवाते हैं, कोई भी ब्रांड लॉन्च करवाते हैं, तो उसका सिर्फ मेन पर्पज़ ये नहीं होता आपने सिर्फ ब्लैक सीरीज़ निकालनी है, वाइट सीरीज़ निकालनी है। उन्होंने हर तरह के लोगों को, अगर वो फॉर एग्जांपल सिर्फ मिडिल एज की लड़कियों के लिए है तो उन्हें मिडिल एज की हर तरह के जो सेंस ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, कलर सेंस मिडिल एज की लड़कियां पहनते हैं, वो उस टाइप की सारी सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर को अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो पर्सनल फैक्टर्स हर किसी के अलग अलग होते हैं। हर कोई हर चीज़ को प्रेफर नहीं कर रहा होता। हर इंसान की पर्सनैलिटी एक दूसरे से सेपरेट होती है। हम अगर कहीं पे भी चले जाएं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है। उसके ड्रेसिंग सेंस से, उसके पहनने ओढ़ने के स्टाइल से, उसके बात करने के अंदाज से हमें काफ़ी हद तक समझ में आ जाती है। इसी तरह से इन्वॉल्वमेंट फैक्टर्स आते हैं कि इन्वॉल्वमेंट फैक्टर्स में हर इंडिविजुअल जो चीज़ परचेज़ कर रहा है वो किस लेवल तक की परचेज़ कर रहा है। अगर हम बात करें, हमने कुछ चीज़ लेनी होती है घर के लिए, अप्लायंसेस जो हम लेते हैं, तो हम जब फ्रिज वगैरह लेते हैं, एसी लेते हैं
या मतलब कोई बड़ी मेन चीज़ लेनी होती है, तो हम लोगों का माइंड फोकस ये होता है कि जितनी अच्छी चीज़ होगी, जितनी महंगी चीज़ होगी, उसमें उतने फीचर्स ज़्यादा होंगे, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी ज़्यादा होगी। तो हम लोगों का एक मेंटल सेट बन चुका है कि चीज़ के पैसे जितने ज़्यादा अच्छे होंगे वो चीज़ उतनी अच्छी होगी। हम उस चीज़ को फ़र्दर इतना डिटेल में नहीं जाते कि वाकई ये इतने काबिल है भी कि नहीं, इसके पैसों के वर्थ के अकॉर्डिंगली ये इस चीज़ के लेवल की है भी या नहीं। लेकिन हम लोगों का एक माइंड सेट बन चुका है कि जितने पैसे ज़्यादा होंगे उतनी ही चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब इसमें आते हैं मेमोरी फैक्टर्स। मेमोरी फैक्टर्स, अब एक ऐड है, उसको आप बार बार टीवी चैनल्स पे डिस्प्ले करोगे तो डेफ़िनेटली वो चीज़ उसको याद में रहेगी। और जैसे ही मार्केट में जाएगा तो एकदम उसको वो चीज़ को देख के वो पूरा ऐड उसके माइंड में घूमने लग जाएगा। तो हमें सबसे ज़्यादा कंज्यूमर साइकोलॉजी में जिस चीज़ को अट्रैक्ट किया जाता है वो एड्स के ज़रिए किया जाता है, कि एड्स के ज़रिए बहुत सी चीज़ों को, बहुत से मैसेजेस अनइंटेंशनली, बहुत से मैसेजेस लोग रिसीव कर लेते हैं और उसके बाद मार्केट जाके अनइंटेंशनली वो वही चीज़ ले आते हैं जो उन्होंने टीवी में देखी होती है। अब फर्दर अगर हम वैल्यूएशन फैक्टर्स की बात करें तो हर इंसान के डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कुछ इंसान होते हैं जिनका परसेप्शन जो प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली होता है वो बहुत अच्छा होता है, कुछ का नहीं होता। ये सारी चीज़ें किस पे बेस कर रही होती हैं? आपके एक्सपीरियंस पे, कि आपका उस प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, या आपने जिन लोगों के साथ उस प्रोडक्ट को शेयर किया उनका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा। फॉर एग्जांपल, अगर 4 to 5 लोगों का एक ग्रुप होता है, उसमें 3 लोगों ने एक ही तरह का प्रोडक्ट यूज़ किया होता है, जिसमें से एक को फ़र्क पड़ा होता है, 2 को फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके अकॉर्डिंग भी उनका माइंडसेट बन जाएगा कि जी 2 को तो फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे फ़र्क पड़ा है, तो मुझे इस बेस पे फ़र्क पड़ा है। अब जो 2 लोग हैं वो 2 लोग तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जिस एक को फ़र्क पड़ा है, क्या पता वो फर्दर उसको कंटिन्यू रखे। पोस्ट परचेज़ बिहेवियर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसमें क्या होता है कि अगर हमने कोई चीज़ परचेज़ की है तो उसका हमने आफ्टर एंड बिफ़ोर का रिज़ल्ट देखेंगे कि क्या वो दोबारा से चीज़ परचेज़ करेगी या नहीं करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूँ, मैंने एक्ने के लिए फ़ेस वॉश यूज़ किया, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने दोबारा वो फ़ेस वॉश नहीं मंगवाया, हालाँकि वो बहुत अच्छे ब्रांड का था, वो बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा। कंटिन्यूस 1 मंथ यूज़ करने के बाद मुझे 0% उसका रिज़ल्ट आया, मैंने उसको परचेज़ नहीं किया। तो मेरा इसमें एज़ अ कंज़्यूमर, एज़ अ कस्टमर, मेरा इसमें माइंडसेट क्या बना कि बेशक ये एक्सपेंसिव है लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैंने इसको फ़र्दर यूज़ नहीं करना। हमारी जितनी भी मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं वो सारी की सारी बेस कर रही होती हैं हमारे कंज्यूमर साइकोलॉजी के ऊपर, हमारे कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो जितने भी ब्रांड्स इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, उन सब ने एक ना कोई किसी न किसी तरह से साइकोलॉजिस्ट को हायर किया होता है। वो किसी, जब हम मार्केटिंग स्किल्स जो इनको बोलते हैं ना, कुछ लोगों की मार्केटिंग स्किल्स ज़ीरो होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल मतलब नहीं होते इस तरह से, लेकिन उनकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। उनकी बेस क्या होता है कि उनको अपने कस्टमर का मेंटल लेवल बहुत अच्छे से समझ आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं छोटी सी आपको इसमें एग्ज़ाम्पल दूँ, हम जब भी कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स ख़रीदने जाते हैं, किसी भी ब्रांड की चले जाएँ या किसी भी चले जाएँ, मार्ट पे चले जाएँ, कहीं पे भी चले जाएँ, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सेक्शन होता है ना, अब वहाँ पे उन्होंने हमेशा सबसे जो प्रिटीएस्ट मेल या फीमेल होता है उनको वहाँ पे खड़ा किया होता है। उसका जो साइकोलॉजिकल पर्पस होता है वो सिर्फ ये होता है कि वो आपको बता रहा होगा, नहीं आप ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगी तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, आपने ये नहीं ये कर लें। उनका तो काम है सेल करना, लेकिन वहाँ पे उन्होंने उसको क्यों खड़ा किया होता है, या खड़ा लड़की को या लड़के को जो बहुत प्यारे होते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कि ये ब्यूटी सेक्शन है, यहाँ पे अगर उसी ब्यूटी सेक्शन में कोई सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई बहुत ही डार्क कम्प्लेक्शन का लड़का या लड़की खड़ा होगा तो हम इतनी जल्दी उसकी बातों में नहीं आके कुछ भी लेंगे, लेकिन उस वही चीज़ कोई बहुत ज़्यादा फेयर कम्प्लेक्शन का हमें देगा तो हम फटाफट वो चीज़ ले लेंगे। एक ये भी चीज़ हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा होती है, हर कल्चर में हर कल्चर के लोगों का मेंटल सेट
अलग होता है अकॉर्डिंग टू कम्प्लेक्शंस की। किसी को वाइट कम्प्लेक्शंस बहुत अट्रैक्ट करता है, जैसे हम पाकिस्तानी हो, इंडियंस को वाइट कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से अगर हम अमेरिकन या उनको चले जाएँ तो उनको हमारा कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो हर सेट में भी ये भी चीज़ें फ़र्क होती हैं, तो हमने इन सारी चीज़ों को जो देखना होता है, स्टडी करना होता है, ये हम सब कुछ अंडर कंज्यूमर साइकोलॉजी स्टडी करते हैं। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ साइकोलॉजी। अब हेल्थ साइकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? हेल्थ साइकोलॉजी में अगर हम, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी भी है, हेल्थ साइकोलॉजी भी है। अब क्लिनिकल में हम क्या स्टडी करते हैं, हेल्थ में क्या करते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? हेल्थ साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि जो हमारे साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस हैं हमारी हेल्थ पे, हमारे एक ही तरह की हेल्थ रहने में, या हमारे बीमार होने में, या हमारे अपनी जो बीमारी है उसको रिस्पॉन्स देने में हमारे वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम इसमें देख सकते हैं, इनको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अब हेल्थ साइकोलॉजी में हम डिफरेंट सिस्टम्स को स्टडी करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के सिस्टम को साथ स्टडी करते हैं। नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन्स को, ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फंक्शंस को स्टडी करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हम ग्लैंड्स को देखते हैं कि ग्लैंड्स किस तरह से हमारी बॉडी में काम करते हैं। अगर इनमें से किसी में कोई ग्लैंड में हमारी डिसेबिलिटी आ जाए तो हमारे कौन सी चीज़ फर्दर उससे फिज़िकली हमारी कौन सी चीज़ में कमी आएगी। फर्दर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे फोकस करते हैं कि अगर हमारा डाइजेशन सही नहीं होगा तो हमें कौन कौन सी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, कौन कौन सी हमारी बीमारियां होंगी, और फर्दर उसका साइकोलॉजिकल हमारे पे क्या इफेक्ट होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कि हमें किस तरह से प्रोक्रेशन इन ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन बींग्स में होती है, और अगर ये नहीं होगा तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे हमारे साइकोलॉजिकल, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। ये सारी चीज़ें ऑल थिंग्स जो हमारी दिमाग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम हेल्थ साइकोलॉजी में उसको स्टडी करते हैं। अब हेल्थ साइकोलॉजी में क्या होता है, हम एक जो चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं वो हेल्थ बिहेवियर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ को करते हैं कि हम किस तरह से किसी भी डिजीज़ से बच सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेस कंट्रोल करने के कौन कौन से हमें कोपिंग स्किल्स कौन कौन से होंगी, स्ट्रेस के कॉजेज़ क्या होते हैं, और हम इसको किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें स्ट्रेस होगा तो उसके बाद हमारी फर्दर कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारे स्ट्रेस के बाद ही स्टार्ट होती हैं। हेल्थ साइकोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो हमारे स्ट्रेस के ऊपर फोकस किया जाता है। अगर वो स्ट्रेस हमें बेशक किसी बीमारी के नतीजे में आए, बेशक हमें किसी रिलेशनशिप के नतीजे में हो रहा हो, जिस भी चीज़ के नतीजे में हो रहा हो, सबसे ज़्यादा हेल्थ साइकोलॉजी हमारे स्ट्रेस पे फोकस करती है कि अगर हमारा स्ट्रेस हम लेंगे तो हमें कुछ टाइम बाद डिप्रेशन में चले जाएंगे, डिप्रेशन से एंग्जाइटी में चले जाएंगे। उनके जाने के साथ साथ फिर हमारे फर्दर जो सिस्टम्स हैं उनमें जो डिसफंक्शन हमारे स्टार्ट हो जाएंगे वो किस तरह से हमें नुकसान दे सकते हैं। फर्दर हेल्थ साइकोलॉजी हमें इसमें जिस चीज़ को पे हम फोकस करते हैं वो पेन मैनेजमेंट पे करते हैं कि हमारा हर इंसान का पेन को रिसीव करने का भी अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं। हर इंसान में एबिलिटीज़ अलग तरह से होते हैं पेन को परसीव करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको छोटी सी इस चीज़ पे एग्ज़ाम्पल दूँ, किसी को इंजेक्शन लगाने से डर होता है, वो नहीं लगवा सकते, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, इंजेक्शन लगवाने से तो नीडल है और एक पेन है ना, पेन का सोर्स है। अब उनको इस चीज़ में हमने ये देखना होता है कि उनको डर किस चीज़ का है, उस नीडल से उनको डर लगता है या जो इंजेक्शन के बाद पेन होती है उस पेन से उनको उस चीज़ से उनको डर लगता है, पेन से डर लगता है। अब इन दोनों चीज़ों को जो डील करना है वो हमें डील करेगी हमारी हेल्थ साइकोलॉजी। पेन मैनेजमेंट, अगर तो उनको पेन से होता है तो हमने उनको बताना है कि जी पेन मैनेजमेंट, हम उनको स्किल्स बताएंगे कि वो उनको दर्द नहीं होगा। अगर उनको नीडल से डर लगता है तब हम उनको हेल्थ वे से बताएंगे कि अगर आप ये नीडल को अपने बॉडी में टच नहीं होने देंगे तो आपको हेल्थ के अकॉर्डिंगली कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। फर्दर हेल्थ साइकोलॉजी का जो पर्पस होता है जिसको वो स्टडी करती है, हर
दिमाग की उस चीज़ को जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में जा सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हेल्थ साइकोलॉजी डील करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी के लव वंस की डेथ हो जाती है, तो उसको उसकी डेथ को किस तरह से उसने अडॉप्ट करना है, उसको किस तरह से ये इस चीज़ को एडमायर करना है कि वो बंदा इस दुनिया में या बंदी इस दुनिया में फ़र्दर नहीं रही, उसको इफ़ेक्ट उसने किस तरह से लेना है। वो सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रेस में जाता है। स्ट्रेस के बाद वो उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होकर डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन से उसका टाइम पीरियड किस में चला जाएगा, एंग्जाइटी में चला जाएगा। अब हमने हेल्थ, और जब ये सारे 3 पॉइंट्स हो जाएंगे तो उसकी हेल्थ पे असर पड़ना शुरू हो जाएगा। वो असर किस तरह से होगा, उसकी खुराक कम हो जाएगी। वो टेंशन जब उसको होगी तो वो मेंटली बहुत सी चीज़ों को न्यू थिंकिंग को अडॉप्ट नहीं कर सकेगा, किसी भी नई नई थिंकिंग को, नई अप्रोच को अडॉप्ट नहीं कर सकेगा। उसकी दिमाग में से जब तक वो पार्ट को हम किसी तरह से ग्रीफ नहीं करेंगे, उसकी थेरेपी नहीं करेंगे, ग्रीफ थेरेपी उसकी नहीं होगी जब तक, या किसी भी कोई भी आप चीज़ ले लो, वो तब तक उसकी वो चीज़ वहीं पे फिक्स रहेगी। तो हेल्थ साइकोलॉजी हमारी हर चीज़ को ओवरऑल पूरी ए टू जी चीज़ को कवर कर रही होती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी लाइफ से भी एग्जांपल इसलिए देती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो समझने में आसानी हो जाती है। अगर मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे भाई की डेथ के बाद मेरे फादर कुछ देर बिल्कुल ठीक रहे, उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया। जिस तरह जब उनको रियलाइज़ होगा कि वाकई ये हो गया है, तो उन्होंने स्ट्रेस लिया। वो स्ट्रेस उनका बढ़ता बढ़ता डिप्रेशन और देन एंग्जाइटी में चला गया, और उससे क्या हुआ, उनकी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा उनकी हेल्थ पे असर पड़ा। उनकी मेंटल कैपेबिलिटी बहुत लो हो गई। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए फर्दर वो हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो गए। उनकी खाने पीने की टाइमिंग बहुत शॉर्ट हो गई, उनका खाना पीना बंद हो गया। इन सारी चीज़ों ने किस पे फोकस किया, उनकी हेल्थ पे। मतलब हमें मेंटली कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमारी जो मेंटली चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं उनका असर हमारी हेल्थ पे पड़ा होता है, हमारी फिज़िकल फिटनेस पे उसका असर पड़ा होता है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो काइंडली कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।